सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो भैया तारीख हो चुकी है आज 17 जून और फटाफट से आज के करंट अफेयर्स करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो भैया टेलीग्राम तो हो गया है बैन अब 22 तारीख तक। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 6 दिन टेलीग्राम नहीं चलने वाला। फिर सर इस क्लास की पीडीएफ का क्या करेंगे? टेंशन ही नहीं लेनी। क्लास के बाद आपको, अब देख लिया, ऑफिस खुल जाता है 10-11 बजे के करीब, तो तब तक टीम वहां पहुंच जाएगी। तो 10-11 बजे के करीब दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लगी हुई मिल जाएगी। वो सीधा पीडीएफ का लिंक होगा, आप क्लिक करोगे पीडीएफ खुल जाएगी, उसको आप अपने आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि 22 तारीख तक सरकार ने नीट का पेपर लेना 21 को, तो इसलिए बोला कि 22 तारीख तक ये हम टेलीग्राम को कर रहे हैं बैन। और उसकी वजह से दोस्तों क्या बोला, नहीं मिलेगी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर। क्लास खत्म होते ही 11 बजे तक, मतलब क्लास खत्म तो अभी हो जाएगी, 11 बजे के करीब दोस्तों आपको पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में लगी हुई मिल जाएगी। शुरू करते हैं फटाफट क्लास। पहले हम करेंगे कल जो हमने ढेर सारे करंट अफेयर्स किए थे उसकी एमसीक्यू रिवीजन, और फिर हम करेंगे आज के करंट अफेयर थ्योरी वाले, जिसकी हम परसों फिर करेंगे एमसीक्यू रिवीजन। तो हमारी क्लास की थीम कैसे चलती है? पहले थ्योरी, अगले दिन एमसीक्यू, हफ्ते के एंड में वीकली और महीने के एंड में मंथली। इससे क्लास में आने से ही 4 बार एक करंट अफेयर आप पढ़ लेते हो, याद तो कैसे नहीं होगा। शुरू करते हैं। हर सवाल पर 5 सेकंड का समय दूंगा क्योंकि इनको हम कर चुके हैं। पहला, भारतीय सेना ने सेवा में मौजूद नेगेव मशीन गनों के लिए किस टेलीस्कोपिक साइट को डे टाइम ऑप्टिक के रूप में चुना है? हमने बात की थी आरआरपी डिफेंस कंपनी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है ये कंपनी। बताइए कौन सा स्कोप ले रहे हैं हम, कौन सा ये क्या कह रहे हैं इसको, साइट ले रहे हैं, कौन सा टेलीस्कोप, वो दूरबीन ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं दोस्तों एमी प्रो X6। हमने क्या बोला था कि इसको बनाने वाली कंपनी है मी प्रो लाइट। इसने आरआरपी डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है कि भैया ये टेक्नोलॉजी दे देंगे हमें, हम ही इसे बना लेंगे। किस पर लगेंगी ये? नेगेव मशीन गन्स पर। ये नेगेव मशीन गन्स जो कि इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज अडानी के साथ मिलकर बना रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस राज्य ने टीचर कैशलेस हेल्थ स्कीम पोर्टल के लॉन्च की दोस्तों? शिक्षक सेहत कैशलेस स्कीम, 5 लाख रुपए तक की दोस्तों कैशलेस हेल्थ का आप लगा लीजिए, एक तरह से आपको बीमा मिल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल रही है 5 लाख तक की, अगर आप वहां पर सरकारी शिक्षक हैं तो ये मिल रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। हिंदी में बात करें तो शिक्षक कैशलेस स्वास्थ्य योजना। ये पता नहीं अंग्रेजी में क्यों लिख दिया अपने आप इस बेवकूफ ने, ये मैंने एक्चुअली एआई को सिखा रहा हूं मैं आजकल, तो उसने टीचर कैशलेस हेल्थ स्कीम को कर लिया, लेकिन अंग्रेजी में भी यही है, एक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। तो ये यूपी में लॉन्च हुई है। अगर आप सरकारी टीचर हैं तो आपको और आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का दोस्तों एक कार्ड मिलेगा, जिसे आप साल में जो सरकारी अस्पताल है या फिर पैनल में जो अस्पताल है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैशलेस यानी कि कोई खर्चा नहीं होगा, कार्ड से ही कट जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की राजकीय यात्रा की जो 93 में उसकी स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? तो मोदी जी आज हम पढ़ेंगे। मोदी जी को वहां पर दोस्तों प्राइज भी मिल चुका है। मोदी जी के पास 33 अंतरराष्ट्रीय सम्मान हो चुके हैं दोस्तों 2016 से लेकर 26 तक। तो मैं कल अपने दोस्त से एक बात कर रहा था, वो मोदी का फैन नहीं है बिल्कुल भी, मैं न्यूट्रल हूं, मेरा न्यूट्रल रहना ही बनता है। तो मैंने बोला भैया एक बात तो है, देखो मानोगे ना मानोगे, तुम मोदी को पसंद करो चाहे ना करो, लेकिन मोदी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे 10 साल के लिए, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इतने पुरस्कार दोस्तों किसी को नहीं मिले हैं, किसी भी प्रधानमंत्री को, मतलब 33 पुरस्कार 10 सालों में, 12 सालों में, माफ कीजिए, 33 अवार्ड, बहुत बड़ी बात है। चलिए इसका जवाब क्या हो जाता है भैया? तो भैया मोदी जी पहुंचे हैं स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑफिशियल दौरे पर गया था। राजधानी यहां की ब्रातिस्लावा, प्रधानमंत्री रॉबर्ट, राष्ट्रपति पीटर और करेंसी यूरो। नेक्स्ट, भारत ने इनोवेशन रोडमैप 2030 को अपनाया और किस देश के साथ एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग की दोस्तों शुरुआत की? चलिए किसके साथ हमने बात की भैया कि 2030 तक हम एआई में, कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, स्टार्टअप में, इसमें हम काम करने वाले हैं। किस देश के साथ ये बातचीत की मोदी जी ने? तो मोदी जी आपको पता है पहुंचे हुए फ्रांस, क्योंकि वहां पर G7 चल रहा है, चालू हो चुका है दोस्तों कल G7, और ये फ्रांस में ही दोस्तों ये बात की है। आइए नेक्स्ट, तो भैया भारत और फ्रांस ने 5 वर्षीय रोडमैप के तहत अपने वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को $32 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है?
यहां पर इन्होंने खुद ही लिख दिया बेवकूफ ने 5 ईयर रोड मैप। तो भैया 5 साल में इंडिया और फ्रांस के बीच जो दोस्तों ट्रेड होती है उसको लगभग 16 बिलियन है, इस वक्त 15.81 बिलियन है, उसको डबल कर देना है, 32 कर देना है। तो दोस्तों 2031 तक का दोस्तों टारगेट रखा है, 2026 से 2031। नेक्स्ट, केरल विजन 2000, अरे यार इस 2031 का सबसे महिला अनुकूल राज्य बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नीति रोड मैप है? ये बिगड़ गया है थोड़ा सा एआई मेरा, क्योंकि जनरली हमेशा सही लिखता होता था जवाब, ये आज पता नहीं क्या कर दिया इसने, 2 सवालों में लगातार घपला कर दिया। तो बेसिकली सवाल था कौन सा राज्य 2031 तक सबसे भारत की सबसे ज्यादा वुमेन फ्रेंडली स्टेट बनना चाह रहा था, तो वो था केरल। तो वीडी सतीशन नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो उन्होंने बोला कि अगले 5 साल में मैं केरल को भारत का सबसे ज्यादा वुमेन फ्रेंडली स्टेट बना दूंगा। चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे क्राइम में इंसाफ मिलने की बात हो, चाहे वुमेन पुलिस स्टेशन की बात हो, हर चीज में मैं बढ़िया बना दूंगा केरल को। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एपिग्राफी शाखा ने लगभग 1400 वर्षों के 25 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किस टाइगर रिजर्व में किया? अच्छा, बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपने ये नहीं बताया ये टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में पड़ती है, क्योंकि ये 2-3 राज्यों में पड़ती है, आंध्र प्रदेश में भी पड़ती है, ये तेलंगाना में भी पड़ती है, इसलिए नहीं बताया था। तो बताइए भैया कौन सी टाइगर रिजर्व में 1400 साल पुराने दोस्तों कुछ शिलालेख वगैरह मिले हैं, एपिग्राफी यानी कि दीवारों पर पत्थरों के ऊपर पेंटिंग हुई मिली है? तो ये मिली है भैया नल्ला माला टाइगर रिजर्व में। तो जब बच्चे ने पूछा कि सर कौन सी स्टेट में है, तो वो तो सवाल नहीं बन सकता, लेकिन कौन सी पर्वत श्रृंखला में है ये तो पूछा जा सकता है। तो भैया नल्ला मल्ला टाइगर रिजर्व, जहां एएसआई ने लगभग 1400 वर्षों के 25 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? अब अपने आप तुक्का मारो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना किस तरफ पड़ते हैं? इस तरफ पड़ते हैं। वेस्टर्न घाट यहां होते हैं तो ये नहीं हो गया, हिमालय यहां होते हैं तो ये नहीं हुआ, ईस्टर्न घाट ये हो सकता है, अरावलीज यहां होते हैं, हो गया खत्म। जवाब क्या हो गया भैया? ईस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसी कुछ पेंटिंग्स मिली है, और मैंने बताया था ये जो पढ़ाई होती है कि भैया दीवारों पर पत्थरों पर ऐसी पेंटिंग हुई है, इसको समझना, इस कला को कहा जाता है, स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी। वो लिखा है देखो, एपिग्राफी, द एपिग्राफी। नेक्स्ट, उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए कॉलेज प्रवेश फॉर्म में अलग से सिंगल पेरेंट चाइल्ड श्रेणी पर विचार करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए कि भैया इनके लिए, बच्चों के लिए, या तो एडमिशन के लिए हम देख लेंगे कि अलग से कैटेगरी बना देंगे, या फिर फीस में कुछ कटौती कर देंगे। जिनकी सिंगल माताएं होंगी, यानी कि पिता का चाहे देहांत हो गया हो या फिर डाइवोर्स हो गया हो, तो उन बच्चों के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाने की बात की जा रही है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो ये कर रही है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस की सरकार, जहां पर नए गवर्नर आए हैं जिष्णु देव वर्मा। जवाब हो जाता है महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। आइए, सब पढ़ लिया हमने कल, अगर कोई नया बच्चा से बता दूं, सब हम कल कर चुके हैं, आज एमसीक्यू कर रहे हैं। किस राज्य ने भारतीय सेना को स्वदेशी गाय के दूध से बने उत्पादों की आपूर्ति शुरू की? कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या है? स्कायर। स्कायर कहां का प्रोडक्ट है? आइसलैंड का। किस नाम से बेच रही है वाली स्टेट? ये बेच रही है स्कायरप के नाम से। इसमें क्या होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है, फैट कम होता है, दूध से बनती है ये चीज। तो भैया गाय के दूध और गाय के दूध से बने हुए प्रोडक्ट को दोस्तों हमारी भारतीय आर्मी तक कौन पहुंचा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार पहुंचा रही है, ध्यान रखेंगे। तो और क्या था वो? स्कायर, स्कायरप के नाम से सरकार बेच रही है। नेक्स्ट, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की कितनी महिला कैडेट भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन होने वाली पहली महिला एनडीए बैच बनी? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि लड़कियां भी एनडीए का पेपर दे सकती हैं, लड़कियां भी लड़कों की तरह एनडीए पास आउट कर सकती हैं, और अब पहली बैच बाहर आई है। बताइए भैया कितनी लड़कियों का बैच है वो? तो भैया ये हो जाता है 9 लड़कियों का बैच, बहुत इंपॉर्टेंट, 9 लड़कियों का बैच। आइए नेक्स्ट, एनीमिया नियंत्रण के लिए आयरन समृद्ध खाद्य उत्पाद विकसित करने हेतु आईसीएमआर और गेट्स फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई ग्रैंड चैलेंज की पुरस्कार राशि कितनी है? तो क्या बोला है यहां पर कि आपको कुछ टॉफी बनानी है, चॉकलेट बनानी है, बार बनानी है, चिक्की बनानी है, या फिर जेली बनानी है, जिसे खा के आयरन की कमी खत्म हो सके। हर सर्विंग के अंदर 4 से 5 ग्राम आयरन होना जरूरी है, क्योंकि भारत में अनीमिया बहुत ज्यादा है। अनीमिया क्या होता है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी आयरन की कमी से होती है। तो इसके लिए 1 करोड़ का चैलेंज दिया है, चाहे आप कोई संस्था है, इंसान है, स्टार्टअप है, कंपनी है, एनजीओ है, अगर आप बना देते हैं कोई ऐसी चीज, तो आईसीएमआर और गेट्स फाउंडेशन की तरफ से 1 करोड़ रुपए लेके जाओ, मजे कर। नेक्स्ट,
भारत दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा घरेलू विमान यानी कि डोमेस्टिक एविएशन बाजार बन गया है? तो सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन कहां पर है? अमेरिका में। बेसिकली कहां पर देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग विमान से ट्रेवल करते हैं? तो भारत आता है तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना और तीसरा नंबर पर दोस्तों इंडिया। नेक्स्ट, किस राज्य ने केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की? भैया बताइए। केजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बीएससी 1 2 3 ईयर, एमएससी 1 2 ईयर, केजी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई लिखाई दोस्तों कौन सी स्टेट ने बताई है? तो ये बताई भैया उड़ीसा की सरकार ने बताई है, उड़ीसा ने करा है ये। नेक्स्ट, चलिए, अरे इसका जवाब गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो राजनाथ सिंह ने एक एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया हैदराबाद में। इसमें बोला कि जो एडवांस वेपन्स होते हैं, कि आधुनिक, अत्याधुनिक, अब जैसे आईफोन होता है, आईफोन प्रो 3 कैमरे वाला, वैसे से तो चीजें बनेंगी कि भैया बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको हम न्यूक्लियर मिसाइल बनाएंगे। तो एडवांस्ड वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहां पर? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, कहां पर? हैदराबाद में। तो ये था। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी कि भारत की तरफ से बांग्लादेश का एम्बेसडर या फिर आप बोल लीजिए हाई कमिश्नर कौन है? चलिए, भारत की तरफ से हाई कमिश्नर कौन है? चलिए, तो भैया भारत ने नया राजदूत बनाया है वहां पर, कौन है? दिनेश त्रिवेदी साहब। बहुत सिंपल करंट अफेयर है। उसी तरह टर्की में भी दोस्तों हमने अपना राजदूत बनाया है नया। टर्की में कौन बनाया है? टर्की नहीं, एक्चुअली तुर्की कहा जाता है, अब नाम बदल दिया है टर्की ने। जैसे केरल ने भी केरलम कर दिया है, हम कम ही इस्तेमाल में लाते हैं केरला को, केरलम, लेकिन वो तुर्की कहते हैं। तो तुर्की का नया राजदूत भारत की तरफ से बन चुके हैं दोस्तों रुद्र गौरव श्रेष्ठ। कौन? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। नेक्स्ट, राजकुमारी बज्र कितियाभा, जिनका हाल ही में लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थी? चलिए बेटा, जिसकी रिवीजन बढ़िया हो रही हो, जो रेगुलर आ रहा है क्लास, दिल से पूछ रहा हूं, बढ़िया लग रही है क्लास? और अगर लग रही है बस आप लाइक कर दो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ जाऊंगा। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग के 15-20 मिनट हम क्यों निकालते हैं एमसीक्यू? ताकि भैया पेपर रेडी हो सके। पेपर में थ्योरी नहीं आएगी ना, पेपर में एमसीक्यू आएंगे। तभी पहले दिन थ्योरी, अगले दिन एमसीक्यू, फिर हफ्ते के एंड में सेम और फिर महीने के एंड में सेम। क्लास में ही 4 बार तभी करवा रहा हूं। तो भैया एक बार लाइक जरूर करो अगर अच्छा लग रहा हो। इसका जवाब थाईलैंड की राजकुमारी थी दोस्तों, इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के इंटेलिजेंस चीफ के रूप में दोस्तों किसे नामित किया है? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के इंटेलिजेंस चीफ, और भैया इंटेलिजेंस चीफ का मतलब है यूएस में 18 खुफिया एजेंसियां हैं, उन सभी की देखरेख कौन करते हैं? इंटेलिजेंस चीफ करते हैं। और उनका नाम है दोस्तों, नए जो बनने वाले हैं, शायद बनेंगे, नाम दे दिया है जे क्लेटन। जे क्लेटन बनेंगे, नाम दिया है। नेक्स्ट, सीमा पार धन प्रेषण सीमा पार क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस यानी कि पैसा भेजने के लिए, सुगम बनाने के लिए यूपीआई एनपीआई कॉरिडोर भारत किस देश के साथ शुरू किया है? तो भैया पहले पीयर टू पीयर कहा जाता है इसको ना, कि पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी, पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी पहले सिर्फ सिंगापुर के साथ थी, और अब यह कनेक्टिविटी भारत ने दोस्तों नेपाल के साथ भी शुरू कर दी है। तो ध्यान रखेंगे, हमारा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उनका एनपीआई नेशनल पेमेंट इंटरफेस, इन दोनों का प्यार इश्क मोहब्बत हो गया है, शादी हो गई है। आइए नेक्स्ट, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? इन्होंने तो 28-29 तक की बता दी है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि भैया 26-27 की याद रखो और 27-28 की याद रखो बस। तो भैया 26-27 में हमारी ग्रोथ रेट होने वाली है जीडीपी की 6.6, बाकी ये रही। पिछले साल 7.7, इस साल 6.6, अगले साल 7.2 और उससे अगले साल 7। ये वर्ल्ड बैंक ने बता दी है और ये बदलते भी रहते हैं। इस साल के अंत तक बता रहा हूं आपको, ये 2 बार बदल चुके होंगे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो हमने कल पढ़ा था कि गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डायरेक्टर और उसके अलावा 10 डायरेक्टर और होते हैं आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के अंदर। तो वहां पर एक नए मेंबर को अपॉइंट किया है हमारी भारतीय सरकार ने। किसे किया है? वहां पर एक नए मेंबर को अपॉइंट किया है, वो बने हैं दोस्तों संजय लोहिया, और लोहिया साहब ने रिप्लेस किया है दोस्तों नागराजू मद्दीराला।
मत दी डाला। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे के लिए गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सेवाओं का न्यूनतम मूल्य प्रति माह कितना निर्धारित किया है। ये बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर्स था कल का, जब हमने पढ़ा कितना बढ़िया लगा ना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा दिल से कि एक हाउसवाइफ, होम मेकर कहा जा रहा है यहां पर, उसका योगदान नहीं कोई सोचता। कहते पैसे कहां कमाती है, पैसे बचाती कितना है। काम वाली लगाओ, झाड़ू पोछा, घर वालों का ख्याल, खाना, है ना, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आना, छोड़ लाना, ये देखते ही नहीं ना। सरकार ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सरकार ने नहीं बोला, 30,000 रुपया प्रति माह। और दोस्तों ये किसने बताया? जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने यह फैसला सुनाया कि अगर एक्सीडेंट होता है तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक हाउसवाइफ के मरने पर 30,000 रुपए कम से कम प्रति माह आपको कंपनसेशन यानी मुआवजा देना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट, तो भैया ये हो गई हमारे रिवीजन खत्म। अब हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर स्टार्ट। आगे चलने से पहले एक बार अगर वीडियो को आप लाइक कर दें, क्योंकि यही जो थ्योरी होगी इसी को कल हम करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। देखो करंट अफेयर एक ऐसी चीज है बेटा, याद नहीं करने पड़ते। बच्चे कहते सर याद नहीं हो रहे, याद करना ही नहीं है। तुम क्लास आओ, हफ्ता क्लास लगाओ, 3 बार तो मैं क्लास में ही पढ़ा दूंगा, चौथी बार अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो मजे मजे हैं। मेरी जिम्मेवारी है याद करवानी, बस उसके लिए आना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं आज के। तो इंडिया ने $2.5 मिलियन दे दिए हैं UNRWA को। पहले समझो RWA है क्या। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। आपको पता होगा कि भैया जेरूसलेम, इजराइल, वहां पर कितना ज्यादा तनाव चल रहा है। जेरूसलेम के लोग पैलेस्टीन के लोग मान नहीं रहे, जेरूसलेम के इजराइल के लोग मान नहीं रहे, और हमले चलते रहते हैं। और भारत ने हमेशा से बोला, इजराइल का कहता है सिर्फ हम है, पैलेस्टीन कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया हमेशा से इजराइल और पैलेस्टीन यानी कि 2 कंट्री फॉर्मूला को सपोर्ट करता है कि भैया 2 देश होने चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब पर कत्लेआम, जिस हिसाब पर शोषण, जिस हिसाब पर वहां पर मौत होती है, जिस हिसाब से लोगों को अपने घर से भागना पड़ता है क्योंकि तबाह हो गए हैं बहुत बड़े लेवल पर, तो यूनाइटेड नेशन ने एक फंड ही बना दिया पूरा, और वो पैलेस्तीन के रिफ्यूजीज के भले के लिए। तो भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी में $2.5 मिलियन योगदान की घोषणा की। यह राशि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को भारत की वार्षिक 5 मिलियन सहायता की पहली किश्त है। तो इंडिया ने बोला है कि हम 5 मिलियन देंगे, और 5 में से 2.5 मिलियन अभी दे दिए। तो भैया यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो फालस्तीनी रिफ्यूजीज के लिए है, ये भैया 1949 में, सोचो कब से ये दंगा चल रहा है, 1949 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने शुरू की थी। और ये क्या करता है, तो UNRWA जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रहत और सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस बार दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81वां संस्करण होने वाला है, और उसके अध्यक्ष होंगे इस साल खलील उर रहमान। कौन? खलील उर रहमान, जो कि बांग्लादेश से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 81वां यानी 81। नेक्स्ट, तो भैया नोएडा में आपको याद होगा थोड़े समय पहले जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोस्तों उसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने और योगी जी ने। तो भैया वहां पर पहली फ्लाइट लैंड कर चुकी है और पहली फ्लाइट टेक ऑफ भी कर चुकी है। तो भैया नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली इंडिगो दोस्तों पहली एयरलाइन बन गई है, ये पढ़ते हैं। तो पहली उड़ान लखनऊ से उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची, और यहां से जाने वाली पहली उड़ान थी लखनऊ, यानी कि ये रहा नोएडा। आने वाली फ्लाइट आई थी दोस्तों लखनऊ से, और जाने वाली फ्लाइट गई थी दोस्तों बेंगलुरु से। और पहली जो क्या कहते हैं एयरलाइन बनी है दोस्तों वहां से फ्लाई करने वाली, वो बनी है दोस्तों इंडिगो। ठीक है जी, जो उड़ी है वहां से वो बनी है इंडिगो। ध्यान रखेंगे, नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है डैनियल बर्चर, और इनकी सीईओ का नाम है नीतू समरा। ये कहां पर है एयरपोर्ट? ये है जेवर में, लिखा होगा कहीं ना, जेवर में। नेक्स्ट, तो भैया टाइम मैगजीन है, एक बहुत बड़ी मैगजीन मानी जाती है दुनिया में, टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची निकाली है, और इंडिया की तरफ से सिर्फ एक है, स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना खेल 2025 में टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में एकमात्र भारतीय बनी है। तो इनके पास अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो इसमें हमारा पढ़ने का बस यही है, इसमें कोई रैंक नहीं होती कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं,
इसमें बस नाम है, नाम होना बहुत बड़ी बात है, साथ ही साथ कौन सी कैटेगरी में नाम है, तो स्मृति मंधाना का नाम है टाइटंस की कैटेगरी में। तो इस लिस्ट में टाइटंस कैटेगरी में स्मृति मंधाना का जिक्र किया गया है, इकलौती इंडियन है दोस्तों इस लिस्ट के अंदर स्मृति मंधाना टाइटंस कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट, क्या खूबसूरत एयरपोर्ट है ना। तो भैया प्रिक्स वर्सेल्स वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत एयरपोर्टों की लिस्ट निकालता है, 12वीं बार लिस्ट निकाली है और इसमें भारत के 2 एयरपोर्ट आए हैं। एक तो है भैया गुवाहाटी का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, सोचो असम में इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है, और एक है जो अभी नया नया बना नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है डीबी पाटिल। ये ध्यान रखना भैया, ये भी करंट अफेयर है। इस एयरपोर्ट का नाम क्या है, नवी मुंबई वाले का डीबी पाटिल। तो 12वीं प्रिक्स वर्साई में 2 भारतीय हवाई अड्डे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे निकले। बाकी कौन कौन से हैं देखिए, गुआंगजू चाइना का हवाई अड्डा है कोई, फ्रैंकफर्ट का कोई हवाई अड्डा है दोस्तों, फनोम पेन कोई है, पिट्सबर्ग है कोई, सैन डिएगो है, लेकिन इसके अंदर 2 भारतीय आ जाते हैं। पहला है गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्या नाम है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट गुवाहाटी, और दूसरा है डीबी पाटिल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नवी मुंबई। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 में से 2 एयरपोर्ट इंडिया के हैं सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में। तो गुवाहाटी का क्या नाम था ना लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई एयरपोर्ट गुवाहाटी, और ये वाला कौन सा है, ये है दोस्तों नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दोस्तों, डीबी पाटिल इसका नाम है, नवी मुंबई में गुवाहाटी में आए। ये तो डीआरडीओ पता नहीं टेस्ट करता रहता है, नाम को रखता नहीं है कुछ, और पेपर में फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन सी मिसाइल कब कहां से टेस्ट की थी। अब देखो यहां पर भी क्या लिखा है कि डीआरडीओ ने ओडिशा में लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसे अंग्रेजी में कहा जा रहा है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कुछ नाम है इसका नहीं, बस ये है कि वो लंबी दूरी की है, धरती पर अटैक करने वाली, और एक क्रूज मिसाइल है। कुछ सेंस बनी इस बात की? बट वही बात है ना, हमारे सेंस के चक्कर में अपने देश के जो डिफेंस के सीक्रेट है वो थोड़ी बाहर निकाल देंगे तो भैया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोले तो डीआरडीओ ने दोस्तों RLACM यानी कि लंबी दूरी की जमीन पर अटैक वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में। इस आइलैंड का नाम दोस्तों व्हीलर आइलैंड भी होता है। क्या, व्हीलर। तो भैया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है बेंगलुरु, उन्होंने इस मिसाइल को बनाया था, मतलब है डीआरडीओ की ही, लेकिन डीआरडीओ का आगे काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु, उन्होंने इस मिसाइल को बनाया था। अब डीआरडीओ के बारे में बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष नए नए बने हैं राजेश कुमार सिंह। इनके अध्यक्ष पहले हुआ करते थे दोस्तों समीर वी कामत। वैसे तो पिछले साल ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाना था, लेकिन इनको दोस्तों 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, और अब दोस्तों राजेश कुमार सिंह डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, ये तो ये तो आपको पता ही है भैया, टेलीग्राम बैन हो गया 22 जून तक नीट की वजह से दोस्तों टेलीग्राम बैन हो गया, क्योंकि यार बड़ा अजीब सी बात लग रही है कि भैया 150 मिलियन, अब इसका जो फाउंडर है उसके फाउंडर ने बोला कि यार पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज इंडियन गवर्नमेंट डूइंग, कि इनसे एक पेपर नहीं लिया जा रहा, कि पेपर लीक नहीं रोका जा रहा। 15 टेलीग्राम सिर्फ लोग इसके लिए थोड़ी यूज करते हैं, पढ़ाई के लिए। 15 करोड़ बंदा दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर है। वो बस बात इतनी हो चुकी है कि सरकार कितनी ज्यादा थू हो चुकी है कि भैया एक पेपर नहीं करवाया जा रहा है इनसे। 2024 में लीक हो गया था, 2026 में लीक हो गया, पेपर नहीं हो गया, बच्चे का डायपर हो गया कि सुसु किए जा रहा है और लीक हो जा रहा है, बट अब कर दिया तो बैन कर दिया। तो भैया 22 जून तक ये वाला बैन रहेगा। और भैया उसके लिए आप सभी के लिए पीडीएफ आप कहां से ले सकते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद अराउंड 11 बजे के करीब दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक लगा मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, और फिर 22 के बाद हम पीडीएफ वहीं पर देंगे। अब सर इसमें हमारे पढ़ने लायक क्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा खबरों में रहा है, तो टेलीग्राम का फाउंडर कौन है, कब फाउंड हुआ था, कहां हेडक्वार्टर है ये। तो भैया इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। संस्थापक भाई हैं दोस्तों पावेल और निकोलाई। कितने खुश होंगे इनके माँ बाप यार, पावेल और निकोलाई। सीईओ भी पावेल ही है, और इनका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई के अंदर। तो ध्यान रखेंगे भैया, टेलीग्राम बैंड 22 तक। नेक्स्ट पेपर में आते हैं आजकल एनटीपीसी जैसों में सवाल कि भैया जून 2026 में टेलीग्राम बैन हुआ था, किस पेपर के लीक होने की वजह से हुआ था, सीयूईटी, नीट, एसएससी, बैंक, ऐसे पूछ सकते हैं। एनीवे, तो हमने पढ़ा था कि भैया कल की प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने स्लोवाकिया जाने वाले 1993 में उनकी आजादी के बाद।
तो भैया प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया वालों ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे कि हमारा इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, भारत रत्न, उसी तरह उन्होंने मोदी जी को उनका भारत रत्न दे दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। अब जैसे हमारे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है, भारत रत्न, उनके पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। तो प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया, और यह पीएम मोदी का 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। तो यह मैं बात बोल रहा था, तो मानो चाहे ना मानो, दुनिया भर में भी किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इतने पुरस्कार नहीं मिल रहे। डोनाल्ड ट्रंप को ना मिल रहे, ये हमारे वाले देखो जी इकट्ठे कर लिए 33 अवार्ड्स। पहली बार इनको सऊदी अरब ने देना शुरू किया था 2016 में, अफगानिस्तान ने दिया, फिर पैलेस्तीन ने, यूएई, मालदीव, बहरीन, अमेरिका, भूटान, फिजी, पपुआ न्यूगिनी, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस। 25 में तो भाई साहब ने आगे लगा दी, और अभी 26 का दोस्तों इनका चौथा ही है। लेट्स सी भैया कहां तक जाती है गिनती। अच्छा भैया लाइक ही कर दो, मुझे पता है तुम भूल जाते हो, इसलिए तुमको थोड़ी थोड़ी देर बाद याद करवाना पड़ता है कि क्लास अच्छी लग रही हो। बच्चे कई बार बोलते हैं कि जरा बार बार बोलते हो लाइक के लिए, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। अब देखो फ्री में पढ़ रहे हो ना आप, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, कि लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा ना। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर पैसा भी नहीं लिया जा रहा और भाई अच्छा भी पढ़ा रहा है तो एक बार लाइक ही कर दे अगर बच्चा, तो खुशी नहीं होगी भाई को। इतना तो मैं गुरु की दक्षिणा मान सकता हूं कि नहीं, तो लाइक ही कर दो यार। आओ अगला। तो भैया G7 सम्मेलन शुरू हो गया है। तो 52 नंबर का G7 सम्मेलन शुरू हो गया है। शहर का नाम है इवियन, कहां पड़ता है, फ्रांस के अंदर पड़ता है। और थीम क्या है, वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंज। हिंदी में बात करें तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना। अब क्या है इस वक्त दुनिया में चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती दुनिया में ये है, ये चुनौती नहीं ये पनौती है। जब का आया हुआ कुछ ना कुछ कर ही जा रहा है। 1 साल हुआ अभी इसको आए को, पिछले साल जनवरी में दोस्तों बना था ये राष्ट्रपति, और सोचो कितना कुछ कर दिया इसने। पहले मेरे को नोबल चाहिए, नोबल चाहिए, वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठा लिया, वो वेनेजुएला वाली ने भैया अपना नोबल भी दे दिया, वो भी ऐसी। फिर देखो ईरान में क्या किया हुआ है, पागल पागल, फिर लड़का पागल है पागल है। तो एनीवे, तो पहले आपको दोस्तों ट्रिक बता दूं भैया, G7 देशों की ट्रिक क्या रहती है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत बार मैंने पढ़ाई हुई है। अगर आप नए बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, पुराने हैं तो आपको पता होगा। तो ट्रिक है कुछ ऐसे, चूज गर्लफ्रेंड। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, सर नहीं है, मान लो क्या हो जाता है, तो चूज गर्लफ्रेंड ट्रिक हो जाती है। बहुत पुरानी ट्रिक है, मेरी ट्रिक नहीं है, गूगल पर भी लिखोगे सबसे ऊपर यही आएगी। जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, इंग्लैंड को आज की डेट में हम कहते हैं दोस्तों, मतलब इंग्लैंड और यूके आज की डेट में क्या, जी से होता है जर्मनी, जर्मनी, और एफ से होता है दोस्तों फ्रांस। तो दोस्तों सवाल कौन सा चल रहा है, साल चल रहा है 2026। इस बार कौन सा 52nd G7 हो रहा है, कहां पर हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। पिछले साल था 2025, कौन सा एडिशन था, पिछले साल था 51st, कहां हुआ था, कनाडा में हुआ था। अगले साल 2027 इसका होगा 53 नंबर का, कहां होगा, अमेरिका में होगा। तो इस चीज का दोस्तों रखेंगे हम ध्यान, छोटा सा, ठीक है। अब भैया ये 7 देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके लिए जानने बहुत जरूरी है, मैं लिख कर लाया हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कैर्नी, अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी में चांसलर होते हैं फ्रेडरिक मर्ज। इटली की प्रधानमंत्री कौन नहीं जानता दोस्तों, #मेलोडी। तो जापान के प्रधानमंत्री दोस्तों सने टकैची, सने टकैची, सने टकैची, ठीक है, सने टकैची। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और यहां पर यूरोपियन यूनियन वाले भी आते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा इस साल भारत की 77वीं गणतंत्र दिवस समारोह में हमने यूरोपियन यूनियन के हेड्स को बुलाया था, याद है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष अर्सला, वो दोनों भी है। तो देखिए काउंसिल के कोस्टा, कमीशन की अर्सला, तो दोस्तों ये है। इसके अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज भी बुलाई हैं जिसमें इंडिया भी है। तो बहुत सारी गेस्ट कंट्रीज बुला ली, देखिए ब्राजील है, ब्राजील हो जाती है, इजिप्ट हो जाती है, इंडिया है, कीनिया है, साउथ कोरिया है, कतर है, यूक्रेन है और यूएई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में दोस्तों सऊदी को भी बुलाया है, लेकिन सऊदी वाले जा नहीं रहे। तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सऊदी मिलाकर 9। तो 7 तो दोस्तों देश हो गए,
जो G7 वाले हैं, फिर यूरोपियन यूनियन वाले लोग हो गए दोनों, कमीशन और काउंसिल के। इसके अलावा 9 देश दोस्तों गेस्ट भी हैं, जिसमें हम भी हैं। कहां हो रहा है इस बार G7? ईवीएन है जगह। इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, कोई इनका दोस्तों सेक्रेटरी जनरल वगैरह, डायरेक्टर जनरल कुछ नहीं होता, चिल करते हैं लोग। आइए नेक्स्ट। तो भैया मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। ज्यादा कुछ चीजें पढ़ने वाली नहीं होती कि भैया कौन सा एडिशन हुआ है। सबसे पहले तो सर 19वां एडिशन शुरू हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट चीज रहती है यहां पर कि ओपनिंग फिल्म कौन सी थी, यानी कि जब इस फेस्टिवल को शुरू किया तब कौन सी पिक्चर चलाई थी, जब खत्म किया तब कौन सी चलाई थी, आधा जब हुआ तो तब कौन सी चलाई थी, वो चीज। तो ओपनिंग में 3 पिक्चरें थी, टाइम एंड वाटर, अगापीटो और गुड लक टू यू ऑल। ये 3 फिल्में दोस्तों ओपनिंग में लिखाई गई थी। क्लोजिंग अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि भैया खत्म करते हुए हम कौन सी फिल्म दिखाएंगे। जो जब फेस्टिवल आधा हो जाएगा उसकी फिल्में भी बता दी हैं, आई लव यू, आई लीव यू, है ना, और दोस्तों इनी मीनी माइनी मो। सर ये याद करनी है, रीडिंग रख लेना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ही याद करवा दूंगा। आज थ्योरी करी है, कल इसका एमसीक्यू करेंगे, हफ्ते के एंड में वीकली और महीने के एंड में मंथली। सिर्फ क्लास में आने से ही याद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो 19वां अंतरराष्ट्रीय मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ओपनिंग सेरेमनी में 3 पिक्चरें, टाइम एंड वाटर, आजा पीटो और दोस्तों गुड लक टू यू ऑल, और मिड में आई लव यू, आई लीव यू, हाइना और इनी मिनी माइनी मो। नेक्स्ट। लो भैया, अब आप कफ सिरप दोस्तों दुकान पर जाकर नहीं ले सकते, लेकिन भैया इंडिया है, यहां पर पता नहीं कब लागू होगा ये, बट एनीवे, तो भैया सेंटर ने बोल दिया है कि भैया अब से आपको अगर कफ सिरप लेना है, हाँ कफ सिरप, उसके लिए भी आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। लेकिन भैया इंडिया है, ये ऐसे ही मिल जाएगा अभी भी, बट चलिए जो बनाया है, रूल बनाया है। तो कफ सिरप के लिए भी अब डॉक्टर के पर्चा दोस्तों अनिवार्य हो चुका है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर का नाम है जेपी नड्डा, तो उन्होंने बोला कि भैया कफ सिरप सहित सिर्फ दवाओं की खरीद के लिए डॉक्टर के पर्चे को अनिवार्य कर दिया है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को जो लिख कर देता है वो। तो ये परिवर्तन आधिकारिक राजपत्र में औषधि, तो देखिए इसमें ना, द चेंज टुक इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ड्रग्स 5th अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2026। तो दोस्तों सरकारी कागजों में ही, सरकारी दस्तावेजों में ही इस चीज को बदल दिया गया है। तो आमतौर पर कह रहे जैसे बेनेड्रिल आप पीते हो, ग्लाइकोडिन है, ZX है, टस्क है, ग्रिलिंग टस है, कॉक्सिल है, हिमालय कॉपलेट है, डाबर हनी टस है, इन सभी के लिए अब आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, चूसने वाली टॉफियां वगैरह आपको लेनी है, आप जैसे खा लेते हो, कौन सी होती है वो, लॉजेंजेस होती है, क्या होती है छोटी बड़ी बड़ी सी ऑरेंज कलर की होती हैं, वो आप ले सकते हो। चूसने वाली टॉफियां, कफ सिरप नहीं होने, बेनेडिल कफ सिरप है तो अलविदा खांसी, टिन 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 टिन। अब नहीं अलविदा खांसी, पहले डॉक्टर लिखेगा फिर अलविदा खांसी। कॉरेक्स है ना, आती थी, गुलजार साहब की ऐड आती थी, मेरे को याद है। नेक्स्ट। तो दोस्तों ड्रग रूल्स 1945 ये बताते हैं कि भैया कैसे बनानी है दवाइयां, कैसे बिकेंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये सभी चीजें। और इसका शेड्यूल के, ड्रग रूल्स का शेड्यूल के बताता है कि किन दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन से लेना है, किस दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन से नहीं लेना है। लेकिन अब इन्होंने शेड्यूल के में से कफ सिरप को हटा दिया है, यानी कि अब कफ सिरप आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेनी पड़ेगी। तो ड्रग रूल्स 1945 के शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि किनमें प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्चे की जरूरत नहीं है। तो पहले वहां कफ सिरप भी हुआ करता था, अब नहीं है। आइए भैया नेक्स्ट चलते हैं। पीते थे आप कफ सिरप, इनमें से कोई ऐसी थी? मैं ये पीता था, मुझे याद है। नेक्स्ट। भारत ने रावी, ब्यास और कृष्णा जल न्यायाधिकरणों का कार्यकाल बढ़ाया। तो दोस्तों होता क्या है, इंडिया में नदी के पानी के पीछे बहुत लड़ाइयां होती हैं। अब मैं दोस्तों पंजाब से हूं जैसे, तो यहां पर पंजाब और हरियाणा के बीच एक लड़ाई होती है सतलुज यमुना लिंक के बारे में। तो यमुना नदी कहां जाती है? हरियाणा से टच करके निकल जाती है, सतलुज नदी पंजाब में जाती है। लेकिन किसी समय पर दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय पर, वहां पर उन्होंने क्या किया कि हरियाणा में पानी लाने के लिए बोला कि, अब जैसे आपको मैं फोटो ही दिखा दूं, ये देखिए, ये यमुना नदी जा रही है ना, और ये सतलुज नदी जा रही है, ये है हरियाणा। तो हरियाणा के सारा एरिया में पानी नहीं आता, तो उन्होंने उस टाइम बोल दिया कि हम ना ऐसे जोड़ देंगे इसको, ये है यमुना, ये है यमुना, यमुना से नहर, ये रही सतलुज, सतलुज से नहर, ऐसे हम हरियाणा में पानी पहुंचा देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि पंजाब का खुद का पानी का लेवल बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा इशू चल रहा है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि भैया साथ से गंगा भी जा रही है, अब गंगा से पानी लो, क्योंकि गंगा तो बहुत पानी आता है गंगा में, उनका कहना ये है। तो चलता रहता है। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए हैं। ट्रिब्यूनल मतलब सरकार बैठती है, लोग बैठते हैं, अध्यक्ष बैठते हैं,
उस दोनों स्टेट्स की, तीनों स्टेट्स की तरफ से आते हैं लोग और बोलते हैं कि भैया कैसे कर सकते हैं। तो इसको तो अब तक सॉल्यूशन इसका मिला नहीं है, तो लटक गई है चीज बीच में। उसी तरह साउथ में दोस्तों कृष्णा नदी हो चाहे कावेरी नदी हो, हर किसी का दोस्तों पंगा चल रहा है। तो भैया भारत ने एक्सटेंड कर दिया है टेन्योर की रावी ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल का और कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल का 1 साल के लिए कर दिया है। बोला कि रावी ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल दोस्तों अप्रैल 1986 में बना था और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 2004 से आया। तब देखिए भारत के कुछ रावी ब्यास का, नर्मदा नदी का, मांडोवी महादाई नदी का, कृष्णा नदी का, गोदावरी का, वामसदरा का पेरियार का, इन सभी नदियों पे पंगे चल रहे हैं। स्टेट्स बोलती है हमारा पानी, वो बोलते हैं हमारा पानी। अब जैसे ये देखो, मैंने बताया ये रही यमुना, वो रही सतलुज, ऐसे जोड़ देना है। तो रावी ब्यास जल न्यायाधिकरण भारत के सबसे पुराने सक्रिय जल न्यायाधिकरणों में से एक है और 40 वर्षों से अस्तित्व में है। ये रावी ब्यास के पानी को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे के विवादों का फैसला करता है, जो फैसला कुछ नहीं हो रहा। उसी तरह साउथ में दोस्तों कृष्णा नदी है, तो कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल, इस पर देखिए कितने देश हैं, मतलब स्टेट्स हैं। आंध्र प्रदेश कहता हमारा, कर्नाटका कहता मेरा, महाराष्ट्र कहता मेरा, तेलंगाना कहता मेरा, सभी को पानी चाहिए। अब एक नदी है बेचारी, कहां कहां से जाए, अब जा रही है, हर कोई चाहता है मैं भी डैम बना दूं, मैं भी डैम बना दूं, मैं भी डैम बना दूं, तो ये चल रहा है। तो कृष्णा वाटर किस किस के बीच है दोस्तों पंगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। पेपर में सवाल बनता है रावी ब्यास किस किस के बीच है पंगा? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच। राजस्थान तो एवं बीच में आ गया, वैसे है मेन काम पंजाब हरियाणा के बीच में, बट अब ट्रिब्यूनल ने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। चलिए, तो भैया पहले हम करेंगे कल का आपका होमवर्क। कल आप बच्चों को कौन से जवाब दोस्तों कमेंट में लिखने हैं, तो आपको 3 सवाल बताने हैं, 3 जवाब देने हैं। तो इस साल 2026 में लॉरियस पुरस्कार समारोह हुए थे, उसमें लॉरियस पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर, लॉरियस महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर, क्योंकि इस श्रेणी में हमारी भारतीयों की महिला क्रिकेट टीम भी दोस्तों नॉमिनेटेड थी। तो इनको आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है इनका जवाब। अब जैसे मैंने कल बच्चों से जवाब पूछा था, हमारे आर्मी के चीफ, हमारे नेवी के चीफ, हमारे डिफेंस के, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आइए उनके नाम लेते हैं। कल अगर आप जवाब देंगे, हम कल आपके भी नाम लेंगे कि भैया इन इन बच्चों ने जवाब दिए थे। तो आइए भैया चलते हैं दोस्तों आपको चैनल की तरफ लेकर। एक आज हमको ये करना पड़ रहा है अलग से, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हमारा खुला होता था टेलीग्राम, लेकिन अब टेलीग्राम है नहीं, अब तो पूरा का पूरा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो बेटा प्लेलिस्ट को इधर उधर आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप बच्चे ना ऐसे आते हैं कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ऐसे नहीं करना, आपको वीडियो सेक्शन में आना है और ये पड़ी सारी प्लेलिस्ट, ये भाई की क्लास, ये देखिए, ये रही कल की क्लास, ये रही परसों की क्लास, ये रही नर्सों की क्लास। तो भैया कल की क्लास में अगर हम देखें, आइए भैया किस किस ने जवाब दिया था। सवाल पूछे थे हमने चीफ्स के बारे में, तो पहले जवाब से शुरू करते हैं। सबसे पहले जवाब किसने दिया था? देखो होता कुछ नहीं है इससे, बस खुशी मिलती है, मुझे बच्चे ने पढ़ लिया और बच्चे खुशी मिलती है कि सर आपने नाम लिया। तो भैया लेसदित चो, कैलाश एडिट, जय श्री वीर तेजा जी महाराज। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। आर्मी चीफ हमारे दोस्तों 31वें बनने वाले हैं जनरल धीरज सेठ। एयरफोर्स के चीफ हमारे पुराने ही हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। और नेवी के चीफ नए बन चुके हैं, 27वें चीफ दोस्तों कृष्णा स्वामीनाथन, बहुत ही बेहतरीन। और किस किस ने जवाब दिए हैं? केशव, बेहतरीन केशव। प्रीति कुमारी बहुत बढ़िया। नीरज कुमार, गुड्डू की पुटपुटानी बीसी सुमन, और जवाब दिया है प्रियंका सिंह ने। आयुष ने जवाब दिया है, अनुज कुमार ने, सुदामा कुमार ने, रितेश ने, संतना सोनोवाल ने, ओके सिंह ने, राखी प्रजापति ने, कुमारी रुचि ने, देविका मंडल ने, इंडियन गोकू ने, इसके अलावा फैब्रिक पेंटिंग ने, समीर मकरानी ने, हरिशंकर साहू ने, तुलसी नायक ने, निर्मय सरकार, माफ करना, निर्मय सरकार। द एआई थॉट, शिल्पा चिरमा। नो एक्सक्यूज भाई, तुम लेट हो गए, तुमसे पहले दे दिया जवाब। शेष्टा हैं, क्या बात है। मनीष है हमारे दोस्त, के एम पुष्पा हैं, राहुल कुमार हैं, सनी हैं, दीपक, पीडीएफ आ गया दीपक, देखो जाकर। आशीष हैं, कोमल कश्यप हैं, विशाल शर्मा है, मेडिकल स्टूडेंट हैं, दीपक हो जाते हैं, जूली कुमारी हैं, परवीन गोयल हैं, थैंक यू परवीन, लवली कुमारी हैं। तो भैया इन बच्चों ने जवाब दिए और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे कल जवाब देंगे। कुछ होगा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी पक्की हो जाएगी चीज, कम से कम पेपर में अगर ये सवाल आया, खराब नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे। मिलते हैं कल सुबह सेम चैनल सेम जगह। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।